तीन घंटे का किसानों का देशव्यापी चक्का जाम खत्म हुआ। पंजाब हरियाणा में दिखा चक्का जाम का असर। किसानों ने एक साथ हॉर्न बजाकर चक्का जाम खत्म किया। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड छोड़कर किसानों ने आज 12 बजे से शाम 3 बजे तक हाईवे थाम दिए। चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। चक्का जाम खत्म होने पर राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार को चुनौती दी। कहा सरकार को किसानों के बात भारी पड़ेगी। राकेश टिकैत ने सरकार को अक्टूबर तक की चुनौती दी। कहा किसानों को कोई रोक नहीं सकता, हम कील काट काट कर आगे बढ़ेंगे। सरकार से हमारा यह है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। वो अपनी खूब तैयारी कर ले। इनका बगैर इलाज करें यहां से जाए नहीं, दिल्ली की एक का कील काट के जाएंगे। कील का मतलब राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा कि सरकार किसान बिल वापस ले और एमएसपी पर कानून बनाए। टिकैत ने कहा कि सरकार को किसानों से लगाव नहीं है, अब बराबरी की टक्कर में बातचीत होगी। देश भर में किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। बातचीत के लिए तैयार है। कंडीशनल बात नहीं होगी। बात प्लेटफॉर्म जब बराबर में हो जाएगा, जब बातचीत होगी। दबा के प्रेशर में बातचीत नहीं होगी। आंदोलन जारी रहेगा और हम देश में यात्रा करेंगे। हम निकलेंगे। पंजाब में जगह जगह किसानों के चक्का जाम की तस्वीरें सामने आई है। अमृतसर और मोहाली में किसानों ने प्रदर्शन किया। सड़क पर बैठे किसान। करनाल में किसानों ने 12 बजते ही नेशनल हाईवे बस्ताड़ा टोल को जाम कर दिया। किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन एम्बुलेंस और जरूरतमंदों को रास्ता दिया गया। जम्मू में भी जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम कर दिया। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बड़ी संख्या में किसान बीच सड़क पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेगी, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। दिल्ली के शहीदी पार्क के सामने जेएनयू से जुड़े लेफ्ट विंग एसएफआई के छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे। करीब 8 छात्र अचानक पोस्टर बैनर लेकर शहीदी पार्क पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्रों को हिरासत में ले लिया। सभी छात्र किसानों के चक्का जाम में साथ देने पहुंचे थे। पलवल के पास अटोहन चौक पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। हाईवे पर हजारों किसान जुटे। किसानों ने नारेबाजी की। किसानों के चक्का जाम को सफल बनाने के लिए महिलाएं भी हाईवे पर पहुंची। महिलाओं ने रागिनी गाकर किसानों का उत्साह बढ़ाया। जयपुर सहित राजस्थान के कई इलाकों में किसान आंदोलन के समर्थन में चक्का जाम किया गया। कांग्रेस के नेता भी खुलकर इस बार किसानों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए और इस चक्का जाम कार्यक्रम में भाग लिया। लोगों ने टोल प्लाजा के पास जगह जगह सभाएं की और अपनी गाड़ियों को सड़क के बीच में लगाकर चक्का जाम किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किसानों के चल रहे प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। कहा अमरिंदर सिंह ने बॉर्डर पर जाकर किसानों का एक बार हालचाल तक नहीं लिया। साल 2019 से बिल बन रहा था, तब पैरवी हुई होती तो आज ये नहीं होता। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि कैप्टन साहब अपने फार्म हाउस से बाहर निकलें और लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए काम करें। राहुल गांधी ने चक्का जाम को उसका समर्थन किया है। राहुल गांधी ने कानून को किसानों के अलावा देश के लिए भी घातक बताया। राहुल ने ट्वीट करके लिखा कि किसानों का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। ये 3 कानून सिर्फ किसान मजदूर के लिए नहीं, जनता और देश के लिए भी घातक हैं। बंगाल में सियासी पारा चढ़ा। आज से बीजेपी की रथ यात्रा शुरू होगी। रथ यात्रा से पहले मालदा में जेपी नड्डा ने रोड शो किया। जेपी नड्डा के रोड शो में लोग उमड़े। जेपी नड्डा का ये रोड शो मालदा में हुआ। आज नादिया से बीजेपी की रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 6 फरवरी से 11 फरवरी के बीच बीजेपी 5 रथ यात्राएं करेंगी। रोड शो जिसमें मुझे ये जन सैलाब देखने को मिला है, यह बताता है कि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, ममता जी का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का। मालदा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसानों के साथ लंच किया और संदेश देने की कोशिश की। बीजेपी की सरकार किसानों के साथ है। जेपी नड्डा मालदा के इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर में गए। किसानों के बीच नड्डा बोले, पहले यहां आम होता था, लेकिन अब यहां और भी खेती होगी। वादा किया कि खेती में भारत सरकार योगदान देगी।
रोड शो से पहले नड्डा ने लोगों को संबोधित किया। सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जब बंगाल के करीब 25 लाख किसानों ने केंद्र सरकार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अर्जी भेजी तो ममता जी कहती हैं कि मैं भी योजना लागू करूंगी। नड्डा बोले, ममता जी अब चुनाव आ गए हैं, अब पछताए होत क्या। दादी ने अपनी जिद में मोदी जी के इस कार्यक्रम को बंगाल की धरती पर लागू नहीं होने दिया। लगभग 25 लाख लोगों ने केंद्र सरकार को खुद अर्जी भेज दी तो कहती हैं ममता जी की मैं भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू करूंगी। ममता जी चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जहां भी जाता हूं वहां जय श्री राम नारा लग रहा होता है। पता नहीं ममता दीदी इतनी डरती क्यों है। पश्चिम बंगाल में कमल जरूर खिलेगा, बीजेपी ही राज्य में सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता दीदी को नमस्ते करने का मन बना लिया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में जेपी नड्डा के दौरे के खिलाफ सड़क पर उतरे सीपीएम नेता और कार्यकर्ता। सीपीएम ने चक्का जाम किया। सीपीएम ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि बिल, गैस, पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ भी विरोध दर्ज कराया। पीएम मोदी ने गुजरात के हाई कोर्ट के डायमंड जुबली समारोह को संबोधित किया। न्यायपालिका ने संविधान की सुरक्षा का दायित्व दृढ़ता से निभाया है। हमारी न्यायपालिका ने कठिन समय में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की है। पीएम मोदी ने कहा कि रूल ऑफ लॉ हमारे संस्कार का अधिकार रहा है। न्यायपालिका ने सच्चाई के लिए खड़े होने की ताकत दी। रूल ऑफ लॉ सदियों से सभ्यता और सामाजिक ताने बाने का, हमारे संस्कार का आधार रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, यानी सुराज्य की जड़ ही न्याय। पीएम मोदी ने कहा कि न्यायपालिका डिजिटल हुई है। आज सभी ऑर्डर और केस फाइलिंग ऑनलाइन होती है। पीएम बोले कि ईज ऑफ जस्टिस पर काम किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए सुलभ हो, जहां हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो और समय से न्याय की गारंटी हो। का प्रश्न हो, देश में 18,000 से ज्यादा कोर्ट्स कंप्यूटराइज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग को लीगल सैंक्टिटी मिलने के बाद से भी सभी अदालतों में ई प्रोसीडिंग्स में तेजी आई है। ये ईज ऑफ जस्टिस न केवल हमारे नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को बढ़ा रहा है, बल्कि इससे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी, 1.5 साल बाद बहाल हुई 4G इंटरनेट सेवा। लोग खुश। छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई को देखते हुए इंटरनेट सेवा बहाल हुई है। लोग आराम से मोबाइल इस्तेमाल करते हुए दिखे। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 5 अगस्त 2019 से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, पर पहले 2G और अब 4G सेवा वापस शुरू हो गई है। जब से 4G खुल गया है, कल शाम को 12 बजे खुल गया था 4G, तो उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ हमें। मतलब हम बहुत ज़्यादा राहत मिली। हम कह सकते हैं स्टूडेंट उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा, अदर जो भी बंदे हैं उनको भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बट राहत महसूस हुई कल से, जब से दिल्ली सरकार ने मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। कक्षा 9वीं के मेधावी छात्रों को मिलेंगे 5,000 रुपए। दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कॉलरशिप का लाभ दिल्ली के कक्षा 9वीं के 1,000 मेधावी छात्रों को मिलेगा। बिहार में लगातार बढ़ रही हत्याओं को लेकर सियासत गर्मा गई है। आज पटना एयरपोर्ट पहुंचे लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा, जिस तरह से बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं, ऐसे में हर बिहारी को अपना जीवन बीमा जरूर करवा लेना चाहिए। साथ ही रुपेश हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की। एक के बाद एक, आप मेरा ट्विटर हैंडल आप देखिए, रोज से यही चल रही हैं हत्याएं, एक के बाद एक। कब जाकर हमारे मुख्यमंत्री इन तमाम बातों का संज्ञान लेंगे और गंभीरता दिखाएंगे ताकि प्रदेश में अपराध रुके। आप हत्या पर रोजगार देने की बात करते हैं। ये उस वक्त भी मुझे इस बात का एतराज़ था कि भैया आप जब बोलेंगे कि हत्या पर रोजगार मिलेगा तो कहीं ना कहीं ऐसे आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देने की।
मुंबई के नए डॉन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डॉन बनने का सपना पाले एक कुख्यात आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दरअसल ये आरोपी मुंबई में डॉन बनने का सपना लेकर आया था और अपनी पैठ बनाने के लिए एक कामगार यूनियन ज्वाइन कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी वसूली, मारपीट और हत्या की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आरोपी ने 2017 में एक मस्जिद में घुसकर हत्या की कोशिश की थी। राजभवन में आज से पुष्प प्रदर्शनी शुरू। सीएम योगी ने पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उद्घाटन समारोह में हर स्टॉल का जायजा लिया। 8 फरवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में राज्य भर के नामचीन किसान हिस्सा लेंगे। प्रदर्शनी में अचार, सॉस, जैम के बनाने का आसान तरीका भी लोगों को सिखाया जाएगा। हिमाचल के शिमला में बर्फबारी जारी है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से शिमला के मॉल रोड की सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी। बर्फबारी से घरों की छतों और सड़कों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी की वजह से पूरे शिमला में बिजली प्रभावित हुई है। यूपी में बजट सत्र से पहले विधायकों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य है। टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही विधानसभा में एंट्री होगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने निर्देश जारी किया। कहा विधानमंडल दल सदस्य 14 से 17 फरवरी के बीच अपने जिले में भी कोरोना की जांच करा सकते हैं। यूपी के बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। जो विधायक टेस्ट नहीं करवाएंगे वो बजट सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे। बिहार में पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाने के बाद आज से कोरोना टीकाकरण का दूसरा दौर शुरू। दूसरे चरण के टीकाकरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। आपको बता दें कि दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए 2 लाख से भी ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स ने कोविन ऐप्स पर अपना पंजीकरण करवाया था। फाइजर ने भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी का आवेदन वापस लिया। फाइजर ने आधिकारिक बयान देकर जानकारी दी। फाइजर ने कहा कि डीसीजीआई से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी का आवेदन किया गया था, पर अब कंपनी ने आवेदन वापस लेने का फैसला किया है। देश में कोरोना के कुल मामले 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा हुए। बीते दिन 95 लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में 11,713 नए कोरोना के मामले सामने आए। 14,488 लोग कोरोना से ठीक हुए। अब तक 1 करोड़ 5 लाख 10,796 लोग ठीक हो चुके हैं। अब देश में 1,48,590 एक्टिव मामले हुए। ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर केस में अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। हत्या से पहले महिला ने अपनी बेटी और दामाद को फोन पर बताया था कि घर में कुछ लोग आए। आपको बता दें कि कल ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 में बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी की हत्या कर दी थी। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार पिता और 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल पत्नी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा गया। परिवार के 3 सदस्यों की मौत से घर में मातम पसरा। इजरायल दूतावास ब्लास्ट मामले में अब खुफिया एजेंसी मोसाद एनआईए की मदद करेगी। मोसाद की एक टीम ने इसके लिए एनआईए से मुलाकात की थी। ब्लास्ट से जुड़ी कुछ जानकारी एनआईए से साझा की। 29 जनवरी को दिल्ली में इजरायल दूतावास के बाहर आईईडी विस्फोट हुआ था। एनआईए ने 3 फरवरी को केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी। बाइडेन ने वैश्विक मंच पर राष्ट्रपति के तौर पे अमेरिका इज बैक का ऐलान किया। बाइडेन ने अपने भाषण में चीन और रूस के लिए आक्रामक रुख अपनाए जाने के संकेत दिए। बाइडेन ने साफ कहा कि अमेरिकी गठबंधन उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।